फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर 13 इरिगेशन इंजीनियरिंग यूनिट 5। तो उसमें लास्ट टॉपिक में हमने देखा था वेल हाइड्रोलिक्स के बारे में। तो उसमें हमने देखा था जो हमारा ग्राउंड लेवल है उससे नीचे कौन कौन सी फॉर्मेशंस होती हैं, कहां पर पानी मौजूद होता है, किस संरचना में पानी मौजूद होता है, किस में नहीं होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स, सारी चीज हम पढ़ चुके थे। उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है हमारे। तो देखो हमने पढ़ा था कि इस तरह से हमारा जो टॉप जो लेयर थी कौन सी थी हमारी, अनकन्फाइंड एक्वाफर की, ठीक। उसके नीचे क्या थी हमारी, मोटा लेयर। तो फिलहाल इस टॉपिक में मैं आपसे केवल इस चीज के बारे में बात करूंगा, अनकन्फाइंड एक्वाफर की। तो अनकन्फाइंड एक्वाफर के अंदर जो हमारा पानी मौजूद होता है वो किस किस फॉर्म के अंदर मौजूद होता है और उस पानी को हम क्या क्या नाम से पुकारते हैं, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं हम। एक्चुअल में क्या है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो किस जोन में मौजूद होता है। जैसे हमारे जीके में पूछते हैं क्वेश्चन कि जो हमारे बिजली कड़कती है या फिर एरोप्लेन चलते हैं वो कौन से स्फीयर में चलते हैं, पूछते हैं हमारे कौन से मंडल में चलते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मंडल होते हैं हमारे। तो ऐसे यहां पर होता है समताप और सौमंडल। इस तरह से जो हमारे नीचे जोन बने हुए हैं ग्राउंड लेवल से, उसमें किस जोन के अंदर किस जोन में वाटर मौजूद होता है, ग्राउंड वाटर, उसका नाम पूछा गया है बहुत बार। तो ग्राउंड वाटर जो मौजूद होता है वो होता है हमारा जोन ऑफ सैचुरेशन के अंदर। अब आपको यही नहीं पता जोन ऑफ सैचुरेशन होता क्या है, जोन ऑफ एरेशन क्या है, तो ये और ये भी जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन बनता रहे हमेशा, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। इसके लिए अपन इस पूरे डायग्राम को देखते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। तो कंप्लीट जो हमारा ये जो अनकन्फाइंड एक्वाफर है इसमें जो वाटर है उसको दो जोन में डिवाइड कर दिया गया है। देखो ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है हमारे फील्ड कैपेसिटी वाले टॉपिक से, हल्का फुल्का सा। तो एक वहां पर बात थी केवल एक फील्ड की, यहां पर कंप्लीट हमारे पूरे एक्वाफर की बात है, कंप्लीट एक्वाफर की बात है। तो अनकन्फाइंड एक्वाफर के अंदर हम टॉप से देख रहे हैं नीचे तक दो जोन में डिवाइड कर दिया है। पहला जो जोन है उसको बोला गया है जोन ऑफ फ्रैक्चर और दूसरे को जोन ऑफ फ्लोएज। जोन ऑफ फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, ये वो जोन होता है, वो एरिया होता है ग्राउंड लेवल से जिसके अंदर आपको दरारें मौजूद मिलेंगी, जिसमें आपको दरार मिलेंगी। भाई दरार है, फ्रैक्चर है रॉक में या फिर उस फॉर्मेशन के अंदर, इसका मतलब क्या है कि उसमें पानी स्टोर हो सकता है। दरार का मतलब क्या है, उसके अंदर पानी स्टोर हो सकता है। ये होता है हमारा जोन ऑफ फ्रैक्चर। तो ये जितने भी पानी है ये किसके अंदर मौजूद होंगे, हमारे जोन ऑफ फ्रैक्चर के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको आप लिख भी लेंगे आगे, जो जोन ऑफ फ्रैक्चर होता है उसमें स्ट्रेसेस किस कंडीशन में होते हैं, इसमें स्ट्रेसेस होते हैं हमारे इलास्टिक कंडीशन के अंदर। इसमें स्ट्रेसेस जोन ऑफ फ्रैक्चर में स्ट्रेसेस यहां लिख देता हूं मैं, जोन ऑफ फ्रैक्चर में स्ट्रेसेस अंडर इलास्टिक, और इसमें जो होते हैं जोन ऑफ फ्लोवेज में उसमें क्या होते हैं, स्ट्रेसेस अंडर प्लास्टिक। तो देखो आप इसमें जोन ऑफ फ्रैक्चर में इलास्टिक लिमिट के अंदर होते हैं और इसमें क्या है, प्लास्टिक फ्लो होता है, मतलब पूरा डिफॉर्मेशन हो चुका है। तो इस वाले केस में जोन ऑफ फ्लोएज के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा मैटर है, जो भी मेटीरियल है, मतलब एक्वाफर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, सॉइल का और वाटर का, उसको बोलते हैं हम एक्वाफर बोल देते हैं। तो वहां पर इस वाले जोन में क्या होता है, इसमें कोई किसी प्रकार का फ्रैक्चर नहीं, दोनों चीजें आपस में घुली हुई हैं, ठीक है। जैसे हम आटे में क्या करते हैं, सूखे आटे में हम पानी मिला देते हैं, उसके बाद में फिर हम आटे को मथते हैं, तो क्या हो जाता है, उसके पानी उसके अंदर मौजूद है, आप उस पानी को निकाल नहीं सकते बाहर, समझ रहे हो। वो पूरी प्लास्टिक लिमिट में आ चुका है। जो आटा जो है किसमें आ चुका है, प्लास्टिक। पहले सूखा था, आपने फिर पानी डाल दिया ऊपर से, दोनों को मिलाया, फिर आपने आटा लगा दिया। आटा लगाने के बाद में अब क्या, पानी उसके अंदर है तो सही, लेकिन वो क्या है, उस पानी को आप यूज नहीं कर सकते हो। तो वो क्या है, प्लास्टिक हो चुका है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक लिमिट में है। उसमें स्ट्रेसेस किस लिमिट के अंदर है, प्लास्टिक लिमिट के अंदर है, वो फिर से उसी शेप में नहीं आ सकता। तो इसलिए ये जो जोन ऑफ फ्लोएज है इसमें भी यही होता है कि जो हमारा मेटीरियल है, ठीक है, जैसे हमारा एक्वाफर जो किस में रहता है, प्लास्टिक कंडीशन में होता है और उसमें पानी उसके अंदर मौजूद होता है, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये इसमें पानी किस नाम से जाना जाता है, उसमें जो पानी मौजूद होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनल वाटर। तो इंटरनल वाटर अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनल वाटर मौजूद होता है जोन ऑफ फ्रैक्चर में या फिर जोन ऑफ फ्लोएज के अंदर, तो वो होता है जोन ऑफ फ्लोएज के अंदर। और जोन ऑफ फ्लोएज में स्ट्रेसेस किस में रहते हैं, प्लास्टिक लिमिट में या फिर इलास्टिक लिमिट में, या फिर दोनों या दोनों में से कोई नहीं, किस में रहते हैं, प्लास्टिक लिमिट के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो
तो ये था हमारा, जो हमारा ग्राउंड लेवल है उससे बहुत नीचे मिलती है वाली, ये जो जगह हमको बिल्कुल नीचे मिलती है। और स्ट्रक्चरल जो इंजीनियर होता है हमारा, या जियो टेक्निकल इंजीनियर बोला जाए, उस इंजीनियर के लिए ये वाला पानी कोई काम का नहीं है, वो इस पर इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? इस पानी का यूज ही नहीं कर सकता। वो जब यूज ही नहीं कर सकते, ये पानी क्या है, यूजलेस है उसके लिए, तो इस पानी का कोई काम नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की, तो ये जो हमारा जोन ऑफ फ्रैक्चर है, इसके अंदर जितने भी पानी है वो किस में मौजूद होंगे हमारे, ये होंगे फ्रैक्चर के अंदर, या बोला जाए वॉइड्स में, दरार के अंदर। और इस पानी का हम यूज कर सकते हैं हमारे किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या फिर किसी अदर यूजेस के लिए, लेकिन इस पानी का यूज नहीं कर सकते। तो कहा जाए कि पानी किस जोन से आता है, जोन ऑफ फ्रैक्चर से हम यूज करते हैं, जोन ऑफ फ्लोएज से नहीं करते। जोन ऑफ फ्रैक्चर में स्ट्रेसेस आर अंडर इलास्टिक लिमिट इन जोन ऑफ फ्रैक्चर। अब बात करते हैं, जोन ऑफ फ्रैक्चर को डिवाइड कर दिया गया है दो जोन के अंदर। कौन कौन से जोन है? एक तो है जोन ऑफ एरेशन और दूसरा है जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ एरेशन क्या होता है, जोन ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? देखो, जोन ऑफ एरेशन और जोन ऑफ सैचुरेशन को एक लाइन डिवाइड करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां से आपको समझ में आएगा। ये हमारा था ग्राउंड लेवल, ठीक है। बात पूरी पूरी कहां की चल रही है, माइंड में रहे, पूरी बात कहां की चल रही है, ये चलिए अनकन्फाइंड एक्वाफर की बात चल रही है। तो ग्राउंड लेवल से बहुत नीचे जहां पर मोटा लेयर थी, मोटा लेयर से थोड़ा सा ऊपर हमने देखा एक जोन था जिसके अंदर पानी जिसके अंदर हमारा जो टोटल फॉर्मेशन है वो किस में थी, प्लास्टिक लिमिट में थी। हम उससे पानी यूज नहीं कर पा रहे थे, उस पानी को हम क्या बोल रहे थे, इंटरनल वाटर। उससे ऊपर हमने देखा एक जगह क्या थी, वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल है मतलब ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे जो भी वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स के अंदर क्या होगा, पानी मौजूद होगा। एयर मौजूद होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, उससे ऊपर है। तो ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे जितने भी वॉइड्स हैं, उन सभी वॉइड्स में एयर होगी क्या? एयर बिल्कुल नहीं होगी। क्या होगा एयर की जगह? पानी। पानी घेर लेगा, मतलब यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी होगी, एस बराबर 1 होगी। सभी वॉइड्स फिल हैं। एस बराबर 1 का मतलब क्या है, सभी वॉइड्स फिल हैं। किस चीज से फिल हैं? ये फिल हैं वाटर से। बात क्लियर है? तो अब देखो आप, लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर क्या होगा, यहां पर हमारे बहुत छोटे छोटे से वॉइड्स ऐसे होंगे इस तरह से, और रैंडम वॉइड्स होंगे। कोई ऐसे था, बहुत छोटे वॉइड है, तो ये वॉइड क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे से वॉइड्स मिल करके सॉइल के अंदर के जो पोर्सेज हैं, छोटे छोटे से पोर्सेज मिल करके एक ट्यूब बनाएंगे। ठीक है, ट्यूब तरह की संरचना बनाएंगे, और उसकी जो शेप है वो कैसी भी हो सकती है, सीधी टेढ़ी, बाकी कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब बनाई है उसका साइज, वॉइड का साइज ही बहुत छोटा है, तो ट्यूब का जो साइज है वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो हम इस ट्यूब को कैपिलरी फ्रिंज बोल सकते, कैपिलरिटी ट्यूब बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में ये ट्यूब तो है ही नहीं। ट्यूब तो कैसी होती है, जो आपको बिल्कुल ट्यूबुलर दिखे, इस तरह से दिखे, वो है हमारी, जो सिलिंड्रिकल हो वो कहलाएगी ट्यूब। तो इनकी शेप तो अलग अलग है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंजेस। कैपिलरी फ्रिंजेस, ट्यूब ना बोल करके क्या बोलते हैं, कैपिलरी फ्रिंजेस। ये होती है हमारी कैपिलरी फ्रिंजेस। ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर कुछ डेप्थ तक एक जोन होता है जिसमें पानी कैसे चढ़ेगा, इनके द्वारा। अब देखो, जब ये कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करेंगी, कैपिलरी फ्रिंजेस किसकी तरह काम करेंगी, ट्यूब की तरह काम करेंगी, और ट्यूब की तरह काम करेंगी तो इसमें पानी ऑटोमेटिकली चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा, कैपिलरी इफेक्ट। आपको मालूम है कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी के कारण क्या होता है, पानी या फिर कोई भी लिक्विड जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है, स्पेशली कैपिलरी ट्यूब मतलब जिसका डायमीटर 3 mm से कम हो, उसमें या तो लिक्विड का राइज होगा या फिर फॉल होगा, डिपेंडिंग ऑन अडेजन एंड कोहेजन ऑफ मटेरियल एंड लिक्विड। मटेरियल और लिक्विड के बीच में अडेजन ज्यादा है या कोहेजन ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा कि लिक्विड ऊपर चढ़ेगा या फिर नीचे उतरेगा। इस वाले केस में क्या होता है, जो हमारा अडेजन है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कोहेजन, इसलिए पानी क्या है, धीरे धीरे चढ़ने लगता है ऊपर। तो ये जो सारी, लेकिन चढ़ता किसमें, कैपिलरी ट्यूब के अंदर। वो तो हमने कैपिलरी ट्यूब के अंदर फिनोमेना पढ़ा था। अब मैंने आपको बताया कि ट्यूब वगैरह कुछ नहीं, कोई भी ऐसी चीज है जिसका डायमीटर 3 mm से कम है, उसमें लिक्विड चढ़ जाएगा, पानी चढ़ जाएगा। लिक्विड नहीं, लिक्विड में तो हमारा मरकरी भी आता है, वो डिप्रेस होता है। तो देखो यहां पर ये इस तरह की संरचना बन रही थी अलग अलग, तो हमने इसको कैपिलरी ट्यूब बोला नहीं, लेकिन हमने क्या बोल दिया, इसको बोला कैपिलरी फ्रिंजेस। तो कैपिलरी फ्रिंजेस में पानी चढ़ेगा। ये जो हमारा जोन है, ये जो हमारा जोन है जिसमें पानी चढ़ रहा है, किसकी वजह से चढ़ रहा है, हमारा कैपिलरी फ्रिंजेस की वजह से, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी जोन। ये कौन सा जोन होगा, हमारा कैपिलरी जोन होगा। इससे ऊपर के ये हमारा कैपिलरी जोन होगा, और इसके अंदर जो पानी मौजूद होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी वाटर।
या इसका दूसरा नाम होगा ग्रेविटी वाटर, या इसको बोलेंगे सस्पेंडेड वाटर, लटका हुआ, या इसको बोलेंगे वेडॉज। तो अपने इन 4 नाम से अपन पुकारते हैं इस पानी को, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटी वाटर, सस्पेंडेड वाटर और वेडॉज। अब क्या है ऊपर से हमने क्या किया, इरिगेशन कर दिया। इरिगेशन किया तो आपने देखा होगा ऊपर की जमीन भीगी दिखती है आपको, तो वो जितना भी पार्ट इसका भीगा हुआ है वो वाटर क्या कहलाएगा हमारा, वो वाटर कहलाएगा हमारा सॉइल वाटर। ये पानी कहां से आया, रेनफॉल से। अब भाई नीचे से देखो ग्राउंड वाटर तो यहां पर है और कैपिलरी के कारण थोड़ा बहुत चढ़ जाएगा। ग्राउंड वाटर टेबल मान लो 100 मीटर पर है, तो 100 से पानी कितना चढ़ जाएगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, बस इतना चढ़ सकता है। अब ये थोड़ी पूरे ग्राउंड लेवल तक पानी आ गया ऊपर, तो ग्राउंड लेवल, लेकिन फसल तो कहां पर लग रही है, ग्राउंड लेवल पर लग रही है। तो आप क्या करोगे, इरिगेशन करते हैं अपन उसके लिए, तो क्या करते हैं अपन, इस पानी को ग्राउंड वाटर जो है इसको हम ऊपर खींचते हैं, ऊपर खींच करके फिर हम इस पर डाल देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। जब आप स्प्रेड करोगे या फिर रेनफॉल के द्वारा अपन पानी को डाल देते हैं, आप इन दोनों में से कुछ भी कर रहे हो, ऊपर का हिस्सा भीग रहा है, जितना हिस्सा भीग रहा है उसमें जो पानी मौजूद है उस पानी को हम क्या बोलेंगे, सॉइल वाटर। अब देखो ये तो था सॉइल वाटर का जोन और ये था कैपिलरी वाटर का, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है ग्राउंड वाटर का। इन दोनों के बीच में एक जगह होगी जहां पर पानी होगा भी नहीं भी होगा, उसको बोलेंगे पानी, उसमें थोड़ा बहुत ही पानी मौजूद है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट वाटर। उस पानी को बोलेंगे हम इंटरमीडिएट वाटर। अब मोटा मोटा मैं आपको फिर से बताता हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, कि ये जो हमारा जोन ऑफ फ्रैक्चर है, जोन ऑफ फ्रैक्चर का मतलब ये वो जोन है जहां से पानी को हम यूज कर सकते हैं और जो अंडर इलास्टिक स्ट्रेसेस है उसको हम यूज कर सकते हैं। इसको हमने कितने भाग में डिवाइड कर दिया है, 2 भाग में। तो जोन ऑफ फ्रैक्चर को डिवाइड किया 2 भाग में, एक तो है जोन ऑफ एरेशन और जोन ऑफ सैचुरेशन। इन दोनों की बाउंड्री लाइन क्या है, ये दिख रही है आपको रेड लाइन, ये क्या है, इसको बोलेंगे ग्राउंड वाटर टेबल। तो इन दोनों जोन्स को, जोन ऑफ एरेशन और जोन ऑफ सैचुरेशन को कौन डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कौन, ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे तो क्या है, एस बराबर 1 है और यहां पर क्या होगा, एस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, इस यहां पर एस की वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है, 1 के बराबर नहीं होगी यहां पर। तो मैं बात कर रहा था आपसे इसकी, ये कंप्लीट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ सैचुरेशन। दोनों ही जोन से हमको पानी जो है काम का है। यहां पर जो ग्राउंड वाटर टेबल है उससे नीचे जो भी पानी है उस पानी को बोलेंगे ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे का पानी ग्राउंड वाटर ही कहलाएगा। और इस पानी को ही क्या है, हम पंप करके ऊपर खींचते हैं। ट्यूबवेल वगैरह में जो पानी आता है कहां से आएगा, ट्यूबवेल, वेल, ओपन वेल, सब में पानी यहीं से आएगा, ग्राउंड वाटर से। यहां पर टोटल वॉइड्स के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। लेकिन इससे ऊपर जैसे जैसे हम चलेंगे तो पहले तो जोन कौन सा आएगा, कैपिलरी वाटर, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर किसके कारण चढ़ेगा पानी, कैपिलरिटी के कारण। कौन सी फ्रिंजेस बनेंगी, कैपिलरी फ्रिंजेस। तो उस जोन को हम बोलेंगे कैपिलरी वाटर। उस जोन के अंदर जो पानी मौजूद है उस पानी का नाम क्या रखा गया है, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटी वाटर, सस्पेंडेड वाटर और वेडॉस वाटर। और इससे ऊपर कौन सा रहेगा हमारा, इंटरमीडिएट वाटर। और सबसे टॉप में कौन सा रहेगा, सॉइल वाटर। सॉइल वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इरिगेशन करते हैं, यहां से हमने खींचा पानी को, ऊपर से डाला, थोड़ी बहुत डेप्थ तक की जो सॉइल है भीगी हुई है, इसलिए उसको बोलते हैं सॉइल वाटर। तो ये जो भी नाम थे ना, देखो 1, 2 और 3, इन तीनों को क्या बोला गया, जोन ऑफ एरेशन। क्यों बोला गया, समझ में आया आपको भाई। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं जोन ऑफ सैचुरेशन। क्यों बोल रहे हैं जोन ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन इसको जोन ऑफ एरेशन क्यों बोल रहे हैं इन तीनों को, क्योंकि इन तीनों के अंदर वाटर के साथ साथ वॉइड में क्या मौजूद होगा, एयर मौजूद होगी। भाई पानी के जो वॉइड्स होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। इस वाले के अंदर तो क्या क्या मौजूद था, केवल पानी पानी है, इसकी वैल्यू 0 थी। इस वाले में पानी ही पानी है, ऐसा तो है नहीं, इसमें पानी भी मौजूद है और वॉल्यूम ऑफ एयर भी है। तो इन तीनों जोन के अंदर एयर मौजूद होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एरेशन। बात क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं कि क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बनेंगे इस टॉपिक से, उसके बारे में बात करता हूं। तो पहले आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे कि ये 5 चीजें हैं, टोटल 5 डिवीजन है, जिनमें से 2 है मेन डिवीजन। पहला है हमारा जोन ऑफ फ्रैक्चर, जिसके अंदर 4 पार्ट हैं, और दूसरा है हमारा जोन ऑफ फ्लोएज, जिसमें केवल 1 पार्ट है। जोन ऑफ फ्रैक्चर के अंदर जो स्ट्रेसेस हैं वो किस में होंगे, हमारे इलास्टिक लिमिट में, और जोन ऑफ फ्लोएज जो है उसमें स्ट्रेसेस किस में होंगे, हमारे प्लास्टिक लिमिट के अंदर।
जोन ऑफ फ्लोएज के अंदर जो पानी मौजूद होता है वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि हम उसको बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए जियोटेक्निकल इंजीनियर या फिर हाइड्रोलिक इंजीनियर जो है उसके लिए काम का पानी नहीं है। लेकिन इससे ऊपर का जो जोन है, जोन ऑफ फ्रैक्चर, उसमें जो पानी मौजूद है उसको हम काम में ले सकते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल होता है। और जोन ऑफ फ्रैक्चर को हमने डिवाइड किया है किसमें, दो पार्ट के अंदर। पहला पार्ट है जोन ऑफ एरेशन और दूसरा पार्ट है जोन ऑफ सैचुरेशन। और इन दोनों की जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे वाला जोन जो है वो है हमारा जोन ऑफ सैचुरेशन, जिसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होती है। सारे के सारे वॉइड्स फिल होते हैं किसके द्वारा, पानी के द्वारा। और इससे ऊपर का जो है हमारा जोन ऑफ एरेशन कहलाता है, जिसके अंदर 3 आते हैं हमारे वाटर। कौन कौन से आते हैं, टॉप पर सॉइल वाटर, बीच में इंटरमीडिएट, और नीचे नीचे कौन सा रहता है हमारा, कैपिलरी वाटर या ग्रेविटी वाटर, सस्पेंडेड वाटर और वेडॉस। इसके अंदर थोड़ी बहुत एयर मौजूद होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एरेशन बोलते हैं। बात क्लियर है। अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं जो अभी तक सभी एग्जाम्स के अंदर, इवन जो बड़े एग्जाम जैसे सीएस या ये इन सब के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राउंड वाटर इज फॉर्म्ड इन 4 आप ऑप्शन मिलते हैं, जोन ऑफ फ्रैक्चर, जोन ऑफ फ्लोएज, जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ सैचुरेशन। किसके अंदर मिलता है आपको ग्राउंड वाटर, किस में मिलेगा आपको, ग्राउंड वाटर मिलेगा आपको किसके अंदर, जोन ऑफ सैचुरेशन के अंदर। क्लियर है बात। लेकिन ये नहीं कि यही क्वेश्चन बने, और भी पूछ सकते हैं। इंटरनल वाटर मौजूद होता है, इंटरनल वाटर इज फाउंड इन विच जोन, क्या, जोन ऑफ फ्लोएज, जोन ऑफ फ्रैक्चर, जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ सैचुरेशन। किसमें मिलेगा इंटरनल वाटर, जोन ऑफ फ्लोएज के अंदर। कैपिलरी वाटर इज आल्सो नोन एज, कैपिलरी वाटर को और अपन किस नाम से जानते हैं, सॉइल वाटर, इंटरमीडिएट वाटर, वेडॉस या फिर ग्राउंड वाटर, किसके नाम से जानते हैं, वेडॉस के नाम से। जोन ऑफ सैचुरेशन के अंदर जो हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन होती है कितनी होती है, इक्वल टू 1 लेस देन 1, इक्वल टू 1 होती है। बाकी जोन ऑफ एरेशन के अंदर एयर मौजूद होती है या नहीं, बिल्कुल होती है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस एक ही चार्ट से, फ्लो चार्ट से। तो मैं आपको बोलूंगा आप उनको नोट के अंदर लिख लेंगे कुछ चीजों को। और ध्यान रहे एक क्वेश्चन ये भी कि जो हमारा जोन ऑफ फ्रैक्चर होता है उसमें स्ट्रेसेस अंडर इलास्टिक लिमिट होते हैं, अंडर प्लास्टिक लिमिट होते हैं, या फिर अंडर इलास्टोप्लास्टिक लिमिट होते हैं। कौन सी में होते हैं, अंडर इलास्टिक लिमिट। इसमें होते हैं इलास्टिक लिमिट में और इसमें होते हैं प्लास्टिक लिमिट के अंदर। तो इन चीजों को आप नंबर वाइज डाल करके लिख लेंगे, ऐसे पॉइंट बना करके लिख लेंगे कुछ चीजों को इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम तो आपको बनाना ही है, डायग्राम के साथ में मैं आपको बोल देता हूं पॉइंट जो आप भूल ना जाओ। इसलिए एक तो अपन लिखेंगे क्या, जोन ऑफ फ्लोएज में स्ट्रेसेस प्लास्टिक लिमिट में होते हैं, पहला पॉइंट जो लिखना था। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जोन ऑफ फ्रैक्चर में स्ट्रेसेस इलास्टिक लिमिट में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, जोन ऑफ सैचुरेशन और जोन ऑफ एरेशन को ग्राउंड वाटर टेबल डिवाइड करती है। इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो काम की हैं। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं आपसे, ये जोन ऑफ वाटर थे जो कंप्लीट मैंने आपको बताया। इसके बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वही वेल हाइड्रोलिक्स का ही है, इसी में कंटिन्यू करेंगे हम। टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन के टाइप देख लेते हैं पहले हम, उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे। उनको मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स नाम से ही एक टॉपिक बना देंगे, उसके अंदर आप उन सभी चीज़ों को लिखेंगे जहां से डेफिनेशंस डायरेक्टली 1 लाइन पूछी जाती हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं टाइप ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। देखो मैंने अभी टाइप ऑफ फॉर्मेशन में केवल आपको एक चीज के बारे में बताया, वो बताया मैंने आपको एक्वाफर के बारे में, कि एक्वाफर क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये वो संरचना होती है जो पानी को रख भी सकती है और जिससे पानी को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। अब कोई चीज पानी को कैसे रख सकती है, कोई चीज पानी को तब रख पाएगी जब उसके अंदर क्या हो, वॉइड्स हो, पोर्स हो, छेद हो, तभी रख पाएगी। और उस चीज से हम पानी कब प्राप्त कर पाएंगे, जब उसके पास उस पानी को निकालने की क्या हो, एबिलिटी हो, तब क्या है हम उससे पानी को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो दोनों चीजें हैं, मैंने क्या बोला आपको, पहला पॉइंट बोला कि उसके अंदर पानी को रखने के लिए पोर्सेज होने चाहिए। पोर्सेज होने का मतलब, ये तो केवल एक लोकल बात बोली मैंने आपको,
लोकल लैंग्वेज में बोली। अगर हम टेक्निकली बात करें तो क्या कहेंगे कि उस संरचना के पास क्या होना चाहिए, पोरोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, टेक्निकल टर्म क्या है, पोरोसिटी। वॉइड्स का होना क्या कहलाएगा हमारा, पोरोसिटी। तो वहां पर पोरोसिटी होनी चाहिए उस संरचना के अंदर। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि वहां से पानी को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर उस एबिलिटी होनी चाहिए पानी को निकल देने की। तो वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम टेक्निकली, परमिएबिलिटी। तो दो चीजों का होना जरूरी होता है किसी भी फॉर्मेशन के अंदर, और इन दोनों चीजों के आधार पर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशंस होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो पानी तो उसमें होता है लेकिन हम निकाल नहीं पाते, और कुछ ऐसी तो उसमें पानी ना तो रुक सकता है और ना ही हम निकाल सकते हैं। कुछ ऐसी होती है पानी होता तो है उसके अंदर और लेकिन हम निकाल बहुत कम पाते हैं। ठीक है, तो 3-4 प्रकार की हमारी संरचनाएं बनती हैं अलग अलग, जिनकी डेफिनेशन तो नहीं लिखवाऊंगा मैं आपको, मैं एक टेबलेटेड फॉर्म में बताऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, किसी भी फॉर्मेशन में पानी निकालने के लिए या उसमें पानी के मौजूद होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज है हमारी पोरोसिटी और दूसरी चीज है परमेबिलिटी। इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, बाकी डिटेल में इसके बाद में जब मैं आपको परमेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, कंप्लीट वहीं पर बताऊंगा। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं पहले, इसको आप एक लाइन में लिख लेंगे। टाइप ऑफ फॉर्मेशन के अंदर क्या लिखेंगे किसी भी संरचना से पानी प्राप्त करने के लिए उस संरचना के अंदर पोरोसिटी और परमेबिलिटी का होना जरूरी है। इन दोनों ही चीजों का होना जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पोरोसिटी क्या होती है। आप जानते हो पोरोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। पोरोसिटी क्या होती है, ये केवल रेशियो होता है परसेंटेज के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम का। हमारे मतलब ये हमारी कंप्लीट सॉइल है जिसके अंदर ये सॉलिड है। ठीक है, तो ये सॉलिड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये किसका वॉल्यूम है, ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड में दोनों चीज होती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये जो कंप्लीट जो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक का, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे टोटल वॉल्यूम। तो ये हमारी पूरी पूरी सॉइल थी जिसमें तीन फेजेस थे। पहला हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइड है, उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। इन दोनों को भाई चाहे पानी हो चाहे क्या हो उसके अंदर एयर हो, पानी और एयर कहां पर जाएगा, जहां पर क्या हो, पोर से जहां पर छेद हो वहीं पर तो जाएगा पानी। और एयर भी कहां पर पहुंचेगी, जहां पर क्या हो, पोर्सेज हो। लेकिन जहां पर सॉलिड है, सॉलिड के अंदर थोड़ी घुस जाएगा पानी या फिर एयर, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास मान लीजिए ये है, इसमें देखो ये आपको सॉलिड दिख रहे हैं। ठीक है, तो पानी हो चाहे एयर हो, कहां पर जाकर के स्टोर होगी, ये जो खाली जगह दिख रही है यहीं पर तो होगी। ठीक है, ये जो खाली जगह दिख रही है यहां पर जाकर के स्टोर होगी। इन पर थोड़ी हो जाएगी स्टोर, इनकी जगह थोड़ी रिप्लेस कर देगी, बिल्कुल नहीं। तो ये जो चीज आपको दिख रही है तो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जिसको मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। बाकी की चीज क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर हो सकता है आधे में तो पानी भरा हुआ है, जितने में भी भरा हुआ है उसको वॉल्यूम ऑफ वाटर बोल दिया, जितने में एयर भरी हुई है उसको वॉल्यूम ऑफ एयर बोल दिया। लेकिन ये कंप्लीट दोनों मिलाकर के है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही। ठीक है, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगी हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये टोटल वॉल्यूम थी सॉइल की। तो हम तो कुछ नहीं बता रहे, हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि कंप्लीट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके रेस्पेक्ट में, कंप्लीट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कितना है ये, और उसको हम किस में डिनोट करना चाह रहे हैं, परसेंटेज के अंदर। तो परसेंटेज में आप जो भी डिनोट कर रहे हो ना, वही क्या है, उसकी पोरोसिटी कहलाती है। उसी को अपन टेक्निकली क्या डिफाइन करते हैं, पोरोसिटी। तो पोरोसिटी क्या है एक्चुअल में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम इनटू में 100। ठीक है, ये उसी सैंपल के लिए, फिक्स्ड सैंपल के लिए 1 मीटर क्यूब लिया है ना, तो केवल उसी के लिए है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ दैट सैंपल अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट सैंपल इनटू में 100, ये होता है पोरोसिटी। और डिटेल में मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स नहीं बताऊंगा। बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया जैसे एसएससी में कि परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है। कुछ भी यूनिट नहीं होती परमेबिलिटी की। परमेबिलिटी इज यूनिटलेस, यूनिटलेस होता है पैरामीटर, क्योंकि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं हम क्वेश्चन में क्या दिया गया और हमारे माइंड में क्या चीज चल रही है। क्या होता है परमेबिलिटी, देखो आप परमेबिलिटी क्या है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इलास्टिसिटी, इस मार्कर की इलास्टिसिटी कितनी भी है, ठीक है, इस मार्कर की इलास्टिसिटी कुछ ना कुछ। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, आप बता पाओगे क्या? आप बिल्कुल नहीं बता सकते। कोई यूनिट से बता सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, तो आप तुरंत बता दोगे।
दोनों में डिफरेंस क्या है? वही डिफरेंस किसमें है? परमेबिलिटी के अंदर। तो इलास्टिसिटी से क्या आया आपके माइंड में? इलास्टिसिटी से क्या आया आपके माइंड में? ये क्या चीज होती है? ये तो प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की। बात क्लियर है? तो प्रॉपर्टी की कोई यूनिट नहीं होती, प्रॉपर्टी की कोई यूनिट नहीं होती। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, इन चीजों की कोई यूनिट नहीं होगी। चलो ठीक है, यूनिट नहीं हुई, लेकिन हम इन चीजों को कैसे डिनोट करें? अब मुझे कंपैरिजन करना है दो मार्कर के बीच में। एक मार्कर तो ये था और एक मार्कर ये है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने इस मार्कर को खींचा। अब बताओ, मैं इसको खींच रहा हूं, पुल कर रहा हूं, लेकिन आपको ये खिंचता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये जो मार्कर है वो क्या है? ये इलास्टिक है। मैं इसको खींचना तो चाह रहा हूं और खींच भी रहा हूं मैं इसको, लेकिन ये क्या है? फोर्स को हटाते ही अपनी उस पोजीशन में फिर से आ चुका है। और ये खिंच कितना रहा है? ये बहुत माइक्रोमीटर के अंदर खिंच रहा है, ये जो हमको दिख ही नहीं रहा। और जितना भी खिंच रहा है, फोर्स हटाते अपने आप उसी पोजीशन में आ रहा है। इसलिए मैं इस मार्कर को क्या कह रहा हूं कि ये इलास्टिक है। और ये क्यों खिंच रहा था और क्यों फिर से अपनी उसी पोजीशन में आ गया? ये आया है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण। क्योंकि इस मार्कर के अंदर ये पहले से इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी, पहले से इनबिल्ट प्रॉपर्टी थी, जिसका नाम क्या था? इलास्टिसिटी। उसके कारण ये फिनोमेना इसके अंदर हो रहा था। अब ये दूसरा मार्कर है, इसके अंदर भी सेम चीज हो रही है, लेकिन मैं क्या देखना चाह रहा हूं? एक मैंने रबर ले ली, अब मैं रबर को खींच रहा हूं, रबर को यहां तक खींच लिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो उसमें भी सेम चीज हो रही है। अब ये चीज तो मुझे समझ में आ गई कि ये चीजें खिंच क्यों रही हैं, खिंचने के बाद में उसी कंडीशन में क्यों पहुंच रही हैं। ये पहुंच रही है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण। लेकिन अब मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूं कि अब इन दोनों में कंपैरिजन कैसे बताऊं मैं कि ये वाला मार्कर ज्यादा इलास्टिक है, ये वाला कम इलास्टिक है। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि भाई ये दो इलास्टिक है और ये एक इलास्टिक है। कुछ ना कुछ तो यूनिट होनी चाहिए। तो उस इलास्टिसिटी को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं मैथमेटिकली? इसको डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको आप किससे डिनोट करते हो? कैपिटल ई से। ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल ई। अब मैं इसकी यूनिट होती है क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की? इसकी यूनिट बिल्कुल होती है। कितनी होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम स्क्वायर, पास्कल, कुछ भी बोलो आप। ये होती है इसकी यूनिट, होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब आपके माइंड में क्या चीज क्लियर हुई? अगर कोई आपसे पूछता है कि इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है, आप कहोगे कुछ भी नहीं होती, यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। अगर आपसे कहा जाए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है, बिल्कुल होती है। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम जवाब किसके लिए? परमेबिलिटी के लिए। एसएससी में क्वेश्चन आया था एक बार, जिसमें पूछा गया था परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है, जिसमें एक ऑप्शन था सेंटीमीटर पर सेकंड और एक था नन ऑफ द अबव। चार ऑप्शन थे, जिनमें से एक था सेंटीमीटर पर सेकंड और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर लगाया था सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसके ऊपर बहुत बवाल भी हुआ था। कईयों ने इसके ऊपर वो लगा दी थी, रेट लगा दी थी कि ये क्वेश्चन गलत है, सेंटीमीटर पर सेकंड ही होती है हर बुक के अंदर, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। उसका आंसर बिल्कुल सही था। एसएससी बोर्ड ने जो भी दिया था उसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि परमेबिलिटी की कोई यूनिट ही नहीं होती। अगर वो आपसे बोलता कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो अपन बोलते उसकी यूनिट होती है, बिल्कुल होती है। तो यूनिट किसकी होती है? कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की। परमेबिलिटी की होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि परमेबिलिटी एक कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी उस प्रॉपर्टी को दर्शाता है, उस प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। तो मैं अब आपको बात करता हूं परमेबिलिटी के बारे में। तो परमेबिलिटी क्या चीज है बताओ? परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी मटेरियल अपने अंदर से किसी लिक्विड को पास होने देता है या फिर बहने देता है, उस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं? उस प्रॉपर्टी को जानते हैं हम परमेबिलिटी नाम से। बात क्लियर है? तो अगर किसी भी मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोई भी लिक्विड उस मटेरियल में से नहीं गुजर सकता। बात क्लियर? चाहे उसके अंदर मौजूद हो, चाहे वो लिक्विड मौजूद नहीं हो। बात क्लियर? तो यहां से हमको समझ में आई एक चीज। क्या चीज समझ में आई? कि भाई किसी भी फॉर्मेशन से, किसी भी संरचना से पानी को हमको चाहिए, पानी प्राप्त करना, तो दो चीज का होना जरूरी है। एक तो पोरोसिटी का, कि उसके अंदर क्या है? पोर्सेज होने चाहिए, छेद वगैरह होने चाहिए। और दूसरी बात क्या है? उन छेद के अंदर पानी तो है, तो उन पानी को निकालने के लिए क्या होना चाहिए? उसके अंदर परमेबिलिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इन दोनों चीज होने के बाद में ही हम उससे पानी को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब देखो, जो फॉर्मेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, टॉपिक भी ये हमारा टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे दो चीजों पर। कौन कौन सी चीजों पर? इन पर, और इनके आधार पर ही अलग अलग नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं वो मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको चार्ट के रूप में ही बताना चाहूंगा, जिससे आप याद कर पाओ। पहला तो आप जानते ही हो, पहला नाम तो आप जानते ही हो,
पहला क्या है, देखो भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऐसी संरचना की, चार ही हमारे पास, 1 2 3 और 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट ईयर का पेपर उठा सकते हैं। देखो मैं आपको यहीं पर याद भी कराऊंगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बुक्स के अंदर क्या है, डेफिनेशंस लिखी हुई है, सभी नोट्स में भी आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, आप उन डेफिनेशंस को याद करोगे तो 100% कंफ्यूज होंगे। एग्जाम्पल्स याद करवाता हूं आपको। अगर किसी संरचना के अंदर पोरोसिटी है मतलब उसके अंदर वॉइड्स हैं, पोर्स हैं, पोर्स मतलब छेद हैं, उसके अंदर छेद है तो उसमें पानी रुक सकता है, ठीक है। और उसके पास परमेबिलिटी भी है, परमेबिलिटी मतलब पानी रुका हुआ है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, उस पानी को हम प्राप्त कर सकते हैं, दोनों ही चीजें हैं, तो उससे हम पानी को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं। वो संरचना कौन सी होती है, एक्वाफर ही होती है, जो मैंने आपको बताया था। एक्वाफर से निकाल पाते हैं ना हम पानी, हम किससे पानी ले पाते हैं, लास्ट 2 लेक्चर में ये चीज बताई मैंने आपको, अनकन्फाइंड एक्वाफर या फिर कन्फाइंड एक्वाफर, कोई सा भी। तो एक्वाफर क्या होता है, एक्वाफर वो संरचना होती है जिसके संरचना का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर सैंड प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर, कुछ भी हो सकता है, जिसमें से पानी को हम चाहे रॉक्स है लेकिन रॉक्स के बीच में फ्रैक्चर है और उसमें फ्रैक्चर के अंदर क्या है, पानी है, उस संरचना को भी हम क्या बोल रहे हैं, एक्वाफर बोल रहे हैं। लेकिन जनरली एक्वाफर क्या होता है, सैंड और वाटर का मिक्सर होता है। तो एक्वाफर क्या है, ये वो संरचना होती है जिसके अंदर पोरोसिटी भी होती है और परमेबिलिटी भी होती है, उस संरचना को हम क्या बोलेंगे, एक्वाफर बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल भी वही है, एक्वाफर ही है, वो खुद ही है। बात क्लियर है? तो पहली चीज तो हो गई क्लियर, वो संरचना जिसमें पोरोसिटी भी है, परमेबिलिटी भी है, क्या कहलाएगी, एक्वाफर कहलाएगी। दूसरी देखो, वो संरचना जिसमें ना तो पोरोसिटी है ना ही परमेबिलिटी। आप सोच कर देखो, इमेजिनेशन, कि भाई ऐसी कौन सी संरचना होगी जिसमें ना तो पोरोसिटी होगी ना ही परमेबिलिटी। पोरोसिटी का मतलब ना तो उसमें छेद है, अंदर छेद नहीं है तो मतलब पानी अंदर स्टोर ही नहीं हो सकता। जब पानी स्टोर ही नहीं हो सकता तो आप उसको निकाल ही नहीं सकते, जब पानी है ही नहीं तो निकालो कैसे। चलो एक ऐसी कंडीशन भी हुई कि हम पानी को निकाल भी पा रहे हैं, लेकिन उसने क्या बोल दिया, उसके अंदर परमेबिलिटी भी नहीं है, कि अगर पानी अंदर कैसे भी मौजूद हो भी गया तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं कि आप उसमें से पानी निकाल सकते। तो क्या हो गया, ये सीधी सीधी भाषा में बोला जाए, पत्थर हो गया भाई, पत्थर हो गया। पत्थर के अंदर की बात कर रहे हैं, ना तो उसमें पोर्सेज हैं, ना ही क्या है उसके अंदर, ना तो उसके अंदर पोर्सेज हैं और ना ही परमेबिलिटी है। तो ऐसी संरचना जिसमें ना तो पोरोसिटी है और ना ही परमेबिलिटी है, क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं एक्वीफ्यूज, एक्वीफ्यूज बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रॉक्स, चट्टाने, या फिर ग्रेनाइट वगैरह। आपको किसी भी ऐसे नाम दे, ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, क्वार्ट्जाइट, ये सारे पत्थरों के तो नाम है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स। तो आपको ये बोले तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक्वीफ्यूज का। तो ये फॉर्मेशन कौन सी होगी, एक्वीफ्यूज। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, द फॉर्मेशन विच डजंट हैव परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी एज वेल इज नॉन एज, क्या कहलाती है वो हमारी, जिसमें ना तो पोरोसिटी और ना ही परमेबिलिटी है, क्या कहलाएगी हमारी, एक्वीफ्यूज कहलाएगी। एग्जाम्पल क्या है उसके, रॉक्स और ग्रेनाइट। उसके ग्रेनाइट तो मैंने केवल नाम लिख दिया है आपको, मतलब कोई सा भी स्टोन हो, उसने बोल दिया ट्रैप, बेसाल्ट, क्वार्ट्जाइट, सारे हैं तो पत्थर के प्रकार ही हैं। तो ये एग्जांपल क्या है, एक्वीफ्यूज का, उसको बोलते हैं हम एक्वीफ्यूज। अब एक संरचना है हमारे पास जिसके अंदर क्या है, पोरोसिटी तो है, जिस संरचना के अंदर पोरोसिटी तो है, जिसमें पोरोसिटी तो है लेकिन परमेबिलिटी नहीं है, और है तो कितनी है, लेस, बहुत कम है, वेरी लेस लिख देता हूं या लेस लिख दो, ठीक है। तो पोरोसिटी हमारी, उसमें पोरोसिटी तो मौजूद है, मतलब पानी स्टोर तो है उसके अंदर, लेकिन परमेबिलिटी नहीं है या फिर कम है, नेग्लिजिबल है। पानी मौजूद तो है लेकिन अपन उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसी कौन सी संरचना होगी, बताया जाए तो ये संरचना कौन सी होगी हमारी, आपने देखो क्ले मिट्टी होती है, क्ले,
चिकनी मिट्टी। तो उस चिकनी मिट्टी के अंदर क्या, जिनके चूल्हे वगैरह बनते हैं, तो उस मिट्टी में क्या पोर्सेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्सेस होते हैं क्ले के अंदर, बहुत छोटे छोटे। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स की शेप कैसी होती है, क्ले के पार्टिकल्स की शेप कैसी होती है, वो होती है बिल्कुल फ्लैकी होते हैं और उन पर चार्जेस होता है। ये सारी चीज बताऊंगा मैं आपको डिटेल में सॉइल मैकेनिक्स में। फ्लैकी पार्टिकल्स होते हैं क्ले के और वो क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं उनके ऊपर। और तो उनमें पानी क्या है, बीच में पानी पर भी चार्ज होता है भाई, H2O ही तो होता है पानी, H2O मतलब H प्लस OH माइनस, तो ये क्या है, इसके ऊपर भी चार्ज है। तो जो H प्लस वाला है वो तो माइनस वाले के चिपक जाता है और OH माइनस किससे अडेयर हो जाता है, प्लस वाले से अडेयर हो जाता है। तो पानी इसके अंदर पोर्सेस तो बहुत हैं इस क्ले के अंदर और पानी भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन अंदर जाने के बाद में ये चिपक गया। बाहर आने के इसके पास कोई कंडीशन, परमेबिलिटी क्या रहती है, बहुत कम। क्यों होती है, क्योंकि क्ले के देखो ऐसी संरचना। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई संरचना ऐसी है तो उसमें से पानी किस तरह से बाहर निकल पाएगा। इसमें दो प्रॉब्लम है, आप संरचना देखो इसके अंदर, क्ले की संरचना ऐसी होती है। दो प्रॉब्लम क्या है, पानी यूं निकलना चाहेगा पहली बात तो बाहर, ये देखो कैसा रास्ता पानी निकलने, और दूसरा क्या है, एक इस तरह से है, यहां से तो पानी आराम से निकल जाए सीधा, यहां से पानी किस तरह से निकलेगा। दूसरी बात, पानी जो है इन पार्टिकल से ही चिपका हुआ है, इन पार्टिकल, यहां से अगर वो किसी भी केमिकल बॉन्ड के थ्रू अगर हट भी गया, केमिकल बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, अगर यहां से छूट भी गया तो अगले वाले से चिपक जाएगा, अगले चिपक गया तो यहां से। तो क्या है, आपने देखा होगा क्ले वाले केस में हम उसके ऊपर अगर आप प्रेशर करते रहोगे ऐसे धीरे 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 धीरे, तो क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, जो भूड़ा मिट्टी होती है ना, उसके ऊपर आप खड़े जो गीली गीली दिखती है, आप खड़े रहोगे 10-5 बार ऐसे ऐसे करोगे तो पानी ऊपर चमकने लगेगा, लेकिन पानी बाहर नहीं निकलेगा। और जैसे ही आपने वो उसको बंद किया तो पानी क्या ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है उसमें से, लेकिन वो गीला गीला दिखता है। फिर से आप उसके ऊपर 5-10 बार हाथ मारोगे तो पानी चमकने लगेगा। वो क्या हो रहा है एक्चुअल में, केवल पानी जो है ना इन पोर्ट से थोड़ा थोड़ा सा आपको बाहर निकल सकता है, मतलब पानी बाहर निकले, लेकिन प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलेगा। आप उससे ऐसे नहीं कर सकते कि उस फॉर्मेशन से आप पानी को यूज कर रहे हो ट्यूबवेल के रूप में, ट्यूबवेल की तरह पानी निकल रहा है उसमें से, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, परमिएबिलिटी नहीं है, पानी को बाहर निकालने की एबिलिटी है ही नहीं उसके अंदर, तो परमिएबिलिटी है नहीं या फिर लेस है। तो ऐसी फॉर्मेशन को, ऐसी फॉर्मेशन, ऐसी संरचना को क्या कहा जाए, इनका नाम अलग दिया गया। क्या दिया गया, इनको बोलते हैं एक्विक्लूड, और एग्जाम्पल क्या है, क्ले। बात क्लियर है। तो ये होती है हमारी एक्विक्लूड होती है। अब इसके बाद में बात करता हूं मैं एक संरचना ऐसी जिसमें पोरोसिटी तो होती है, लेकिन कैसी होती है, कम। पोरोसिटी कम है उसके अंदर, मतलब पानी बहुत कम मौजूद होगा उसके अंदर, और परमेबिलिटी भी क्या है, बहुत कम है। तो उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में पानी अंदर मौजूद भी है और बाहर भी निकल सकता है, लेकिन बाहर निकलने की एबिलिटी भी क्या है, कम है। तो ऐसी कंडीशन में पानी निकलेगा तो सही, लेकिन कैसे निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, रिसता हुआ सीपेज की तरह निकलेगा पानी। तो उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, उस संरचना को बोलते हैं हम एक्विटार्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो सैंडी क्ले, सैंडी क्ले बोलो या क्लेई सैंड बोलो, क्लेई सैंड दोनों एक ही बात है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। तो यहां से पानी किस तरह से निकलेगा, बहुत रिस रिस करके निकलेगा सीपेज की तरह, इससे क्या होगा, पानी सीपेज की तरह निकलेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं इस टेबल को। आपको कुछ भी डेफिनेशन नहीं लिखनी इसकी, इस टेबल को ही याद रखना है, अदरवाइज आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्विटार्ड के चारों के एक्चुअल में क्या, इन चारों के नाम एक जैसे हैं, इसलिए क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो पोरोसिटी मौजूद है, मतलब पानी उसके अंदर स्टोर हो सकता है और पानी को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, मतलब उसके पास एबिलिटी है, परमेबिलिटी है उसके अंदर, दोनों ही चीज मौजूद है। तो उस फॉर्मेशन को बोलेंगे एक्विफर, और उसका एग्जाम्पल क्या है, एक्विफर खुद है। ठीक, ये सारी फॉर्मेशन कहां मिलेंगी, ग्राउंड लेवल से नीचे। कई बार बोलते हैं नीचे पत्थर आ गया, अब बाउल्डर आ गए, तो उन चीजों की बात चल रही है। ऐसी संरचना इसमें ना तो क्या है, पोरोसिटी है, ना ही परमेबिलिटी, दोनों ही चीज नहीं, ना तो पानी अंदर स्टोर हो सकता है और ना ही हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। एक्विफ्यूज बोलेंगे, एग्जांपल क्या है, स्टोन्स, रॉक्स, ग्रेनाइट, ये सारी चीजें। मोटा लेयर जो हमारी होती थी यही तो होती थी इम्परमेबल वाली। नेक्स्ट हमारा पोरोसिटी तो है उसके अंदर, मतलब पानी तो है उसके अंदर, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी क्या है, कम। तो आपको एग्जांपल ध्यान रखना है इसका, ऐसी क्या चीज होगी, ऐसी क्ले है, क्ले से हम क्या है, पानी को बाहर नहीं निकाल सकते, उसके अंदर तो होता है लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते पानी को। उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, एक्विक्लूड। तो आप याद क्या रखोगे, एग्जाम्पल याद रखोगे। लास्ट क्या है आपका,
पोरोसिटी है लेकिन क्या है, कम है, और परमेबिलिटी क्या है, वो भी बहुत कम है, दोनों ही चीजें कम है। तो क्या होगा उस वाले केस में, पानी मौजूद है लेकिन कम मौजूद है, और पानी बाहर निकलेगा लेकिन कम कम निकलेगा, कम का मतलब सीपेज कर करके निकलेगा पानी। ऐसे संरचना को हम क्या बोलते हैं, ऐसे संरचना को बोलते हैं हम एक्विटार्ड। पानी कैसे निकलेगा, सीपेज के थ्रू। और इस संरचना का एग्जांपल क्या हमारा, सैंडी क्ले या फिर क्लेई सैंड। अब बात आती है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस बनते हैं, जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बना था वो यही क्वेश्चन बना था कि क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्मेशन। 4 ऑप्शन थे, एक्वीफर, एक्वीफ्यूज, एक्वीक्लूड, एक्विटार्ड। दोनों ही डिग्री डिप्लोमा दोनों ही सेक्शन में आया था सेम क्वेश्चन यही। उससे पहले भी आरपीएससी के एग्जाम में भी ये आया था, और जस्ट अभी जो एग्जाम हुआ है आरपीएससी का वाइस प्रिंसिपल का, उसमें भी सेम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, और यही पूछा गया है, क्ले इज एन एग्जाम्पल, क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपसे उल्टा पूछ सकता है एक्वीक्लूड का एग्जाम्पल क्या है, क्ले। याद कैसे रखेंगे इन सब चीजों को, देखो सबसे पहले इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है अपन को, पोरोसिटी परमिटिव दोनों चीजों को क्या बोलेंगे, एक्वीफर। वहां से हम पानी को निकालते हैं, क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को पहले ही। पानी कहां से प्राप्त होता है हमको, अनकन्फाइंड या फिर कन्फाइंड एक्वाफर से, ठीक। ये चीज तो आपको याद है। अब आपको सेकंड याद कराता हूं मैं। आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे आपको फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगी। अब ऐसी फॉर्मेशन जिसमें पोरोसिटी तो है, मतलब पानी रुक सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता, माइंड में क्या आएगा, क्ले। तो क्ले, इसमें देखो आप, जिस फॉर्मेशन में क्या आ जाए, Cl, वही क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो एक्चुअली केवल याद रखने का तरीका है, ये केवल याद रखने की ट्रिक और कुछ नहीं है। तो यहां से तो आपको कुछ याद रखना ही नहीं है, एज इट इज। तो क्ले, इसमें Cl आ रहा है, तो इन चारों में जिसमें Cl आ रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, क्ले का एग्जाम्पल है। अब बात करता हूं एक्वीफ्यूज की, जिसमें पोरोसिटी नहीं है, परमिबिलिटी नहीं है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, पत्थर, चट्टाने, रॉक्स। और रॉक्स क्या होती हैं, बहुत विशाल, ह्यूज होती हैं। जो चीज ह्यूज है वो क्या है, एक्वीफ्यूज है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, केवल ये इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ह्यूज का क्या है, एक्वीफ्यूज है। तो आपको ऐसे याद रखना। तो ये चारों याद हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो इससे तो आपको ये ध्यान रखना है, क्ले वाले से तो अब आपको रटने बिल्कुल नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और वहां पर भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो अपन इसके बाद में जो, और लास्ट क्या है हमारा, जिसमें पोरोसिटी है लेकिन वो क्या है, बहुत ही लेस है, और परमेबिलिटी क्या है, वो भी बहुत कम है। दोनों ही चीजें कम है। तो पानी किस तरह से निकलेगा, सीप करके निकलेगा, रिस रिस करके बाहर निकलेगा, सीपेज की तरह निकलेगा। कब निकलेगा ऐसे, पोरोसिटी कम कब होगी, जब आप या तो जो आपकी क्ले है उसमें सैंड को मिला दो, या फिर सैंड में क्ले को मिला दो, दोनों को मिक्स आप कर दोगे तो क्या होगा, परमेबिलिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन पोरोसिटी घट जाएगी। क्यों, क्योंकि क्ले और जो सैंड है दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। सैंड जो होती है उसमें परमेबिलिटी ज्यादा होती है, पोरोसिटी कम होती है। क्ले में पोरोसिटी ज्यादा, परमेबिलिटी कम। दोनों को मिला दोगे तो दोनों की आधी आधी प्रॉपर्टीज एक दूसरे में जाएंगी, तो दोनों ही क्या हो गया, देखो लेस लेस हो चुका है। ये लेस हो गया तो पानी किस तरह से निकलेगा, सीपेज की तरह निकलेगा। ये कहां पर फॉर्मेशन मिलेगी, जैसा आपने देखा होगा नदी के किनारे। नदी के किनारे क्या होता है, नदी या कैनाल बनाई हमने, अनलाइंड कैनाल। तो अनलाइंड कैनाल के किनारे एक और बना देते हैं जिसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज में पानी कैसे आता है, ऐसे ही आता है, यहां से धीरे धीरे सीप कर करके आता है इसके अंदर पानी। क्यों, क्योंकि यहाँ की संरचना कैसी है, क्लेई सैंड है या फिर सैंडी क्ले है। तो ये चारों प्रकार की फॉर्मेशन आपको ग्राउंड लेवल के नीचे मिलती हैं, इसलिए इन सभी के नाम अलग अलग दे दिए गए हैं कि अब एक्वीक्लूड आ गया, अब एक्वीफर आ गया, अब इसमें एक्वीफ्यूज आ गया, अब एक्वीटार्ड आ गया। ये चारों फॉर्मेशन क्या होती हैं, किस तरह से इनको नाम दिए गए हैं, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब हम जो एक्वाफर में जो पानी का मूवमेंट होता है, मतलब पानी की वेलोसिटी कैसे मेजर करें, पानी जो ग्राउंड लेवल में जमीन के नीचे पानी जो बह रहा है किस में से, सॉइल के थ्रू, उसको हम कैसे मेजर करें। दूसरी बात, डिस्चार्ज कैसे मेजर करें, उन चीज़ों को देखेंगे हम। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे जो परमेबिलिटी के बारे में आपको बता चुका हूं, इसको जो हम मेजर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से, उसके बारे में भी देखेंगे। ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में देखेंगे। इन सभी चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।